अच्छा, तो आईपीसी में हाँ इट वाज सेक्शन 123, राइट? बहुत पॉपुलरली डिस्कस्ड या सेक्शन था ये, ठीक है। इस पर तो बेसिकली इसमें ये है कि टॉक्स अबाउट द पोस्ट नॉलेज कंसीलमेंट, है ना। तो ये बेसिकली बात हम्म करता है कि आपको अगर किसी एक्ट की, ऐसे डिजाइन की अगर नॉलेज है और आपको ये पता है कि द डिजाइन कैन एक्चुअली लीड टू द कॉजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस केस में आपके पास अगर नॉलेज है और आप दो मीडियम से, या तो कोई एक्ट को करके और या फिर किसी इलीगल ओमिशन से, ठीक है, आप कुछ कर रहे हो, या फिर जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको बताना चाहिए अथॉरिटीज को, आप ओमिट कर रहे हो, आप नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो आपके पास में पता है आपको, और आपका इंटेंशन भी, इसमें दो चीजें हो सकती हैं इंटेंशन में भी, कि आपको, आपके इंटेंशन है या तो वॉर को फैसिलिटेट करने की, ठीक है, और या फिर जो है आपको पता है कि ये कंसीलमेंट करने से वॉर फैसिलिटेट हो जाएगी। तो या तो बात कर रहे हैं कि या तो आपकी इंटेंशन है कि आपको वॉर को फैसिलिटेट करना है, इवन इफ आपकी इंटेंशन नहीं भी है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको ये नॉलेज है, ठीक है, कि ऐसा करने से, इस कंसीलमेंट से जो वॉर है वो वेज हो सकती है। तो उस केस में सेक्शन 150 विल अप्लाई, ठीक है। कहां तक लिखवाया था, लास्ट लाइन जो लिखवाई थी वो बताएं। सर लास्ट हेडिंग जो लिखवाई थी वो ये थी, कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन ऑफ सेक्शन 39 ऑफ बीएनएस, ऐसे करके ओके थी। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो देखो, इसमें एक हेडिंग लिखो, देखो बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका बेसिकली सेक्शन 39 है, जो कि पहले सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी था, ठीक है। तो ये क्या बात करता है, ये भी बेसिकली बात करता है, ये भी एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी इंपोज करता है सिटीजन्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि आपको क्या करना है, कि आपको अगर ऐसा कहीं पर भी कोई ऑफेंस होते हुए डिजाइन का पता चलता है, सो दिस इज द स्टैट्यूटरी बेसिस, इट इम्पोजेस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑन द सिटीजन्स टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। इसका लिखो, इसकी हेडिंग, इसका मेन पॉइंट लिखो इसमें, सेक्शन 39 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सेक्शन 39 ऑफ बीएनएसएस 2023 क्या करता है, ये री इन्फोर्स करता है इस प्रोविजन को, ऐसे लिख लो, री इन्फोर्सेस दिस बाय इम्पोजिंग अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू इन्फॉर्म, by imposing a statutory duty to inform, ठीक है, it imposes a statutory duty to inform, ठीक है, इससे एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी इंपोज कर दी जाती है कि आपको इन्फॉर्म करना है। तो देखो, इसी ड्यूटी को, कि अगर कोई इन्फॉर्म नहीं करता है, इन केस समवन डज नॉट इन्फॉर्म्स, और व्हाट दे डू, दे बेसिकली कंसील्स, ठीक है, द डिजाइन, तो उस केस में इस कंसीलमेंट को, पहली बात तो एक सब्सटैंटिव ऑफेंस बनाया गया है, किस सेक्शन में, सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें, बिकॉज अर्लियर सीआरपीसी एंड नाउ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर्स, ठीक है, द मेन थिंग इज प्रोसीजर्स। सो हियर ऑल्सो नाउ it is this, the inform, to inform about the design, or basically not to conceal, this is made a procedural duty under section 39 of BNSS, okay. So it is also now a procedural duty to inform about the existence of any such design, ठीक है। तो इसमें लिखो, सेक्शन 39 कास्ट्स अ ड्यूटी, सेक्शन 39 कास्ट्स अ ड्यूटी ऑन एवरी person, casts a duty on every person
who is aware of commission of who is aware of commission of or intention to commit. इसको या तो अवेयरनेस है अबाउट एनी कमीशन या किसी और इंसान के इंटेंशन और इंटेंशन टू कमिट certain grave offenses including section 147 certain grave offenses including या like section 147 so section 147 से लेके 158 तक जो भी related offenses हैं उन सभी के केसेस में उसको क्या करना है ऐसे इंसान को फुल स्टॉप डाल के लिखो सच पर्सन मस्ट forthwith inform the near magistrate or police officer inform the nearby magistrate or police officer यहां पर लेकिन एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है इफ इन केस ही हैज सम रीजनेबल एक्सक्यूजेस ठीक है बट हाँ ऐसे लिख लो still there is one exception that if there is a reasonable excuse for not informing comma he might not inform अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तो वो इंसान ना भी अगर इन्फॉर्म करे देन ऑल्सो इट इज ओके there was Shaukat Hussain Guru who was convicted under parliament attack case okay so इसमें क्या था इसमें बेसिकली एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई ठीक है तो इसको जो कन्विक्शन हुआ था वो 13 दिसंबर 2001 को हुए पार्लियामेंट अटैक के केस में कन्विक्शन हुआ था बट इसमें जो है शौकत का आर्ग्यूमेंट क्या था उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि उसको कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन के अंडर जो है वो पनिश ना किया जाए उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि उसने जो है कोई कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन नहीं किया है साथ में उसने ये भी आर्ग्यूमेंट किया कि कन्विक्शन अंडर दैट सेक्शन वायलेटेड नेचुरल जस्टिस एंड राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ तो ये कह रहा है कि भाई जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रोविजन है उसको आप मतलब वायलेट कर रहे हो अगर आप मुझे सेक्शन 150 के अंडर जो है और उस समय सेक्शन 123 ऑफ आईपीसी में अगर आप मुझे कन्विक्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक जजमेंट दिया था इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो ये था कि कन्विक्शन जो है अगर आप मान के चलो ऑलरेडी आपको कन्विक्ट किया गया है 147 सेक्शन में ठीक है लेट्स से हम अभी की बात करते हैं अगर आपको ऑलरेडी 147 में जो कि एक हायर डिग्री का जो है ऑफेंस है ठीक है जिसमें आपको कल्पेबिलिटी क्या है हायर अब उससे नीचे वाले सेक्शन में आपको जो है सेपरेटली सो कन्विक्शन फॉर लेसर ऑफेंस परमिसिबल इवन इफ नॉट चार्ज सेपरेटली तो ये कह रहे हैं कि बेशक आपको हायर डिग्री के कन्विक्शन में कल्पेबल ठहराया गया है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उससे नीचे आने वाले किसी और ऑफेंस में आपको सेपरेटली कन्विक्ट नहीं बताया जा सकता अगर आपने वेज वॉर किया है तो आपको वेजिंग ऑफ द वॉर के कन्विक्शन में जो है वो ऑफेंस में आपको कल्पेबिलिटी आपके ऊपर लायबल की जाएगी लेकिन उससे नीचे के डिग्री के ऑफेंसेस को भी अगर आपने कमिट किया है फॉर एग्जांपल द ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द डिजाइन फॉर वेजिंग ऑफ वॉर तो उसमें भी आपको जो है वो कल्पेबल ठहराया जाएगा ऐसा नहीं है कि फिर आपको हायर डिग्री दे दिया गया है तो इससे नीचे वाले सारों को जो है छोड़ दिया जाए नहीं ऐसा नहीं किया जाएगा ठीक है
और ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कि शौकत जो था उसको फुल्ली अवेयर था, ही वाज कंप्लीटली अवेयर अबाउट द डिजाइन, और उसको जो है जाना चाहिए था वहां मजिस्ट्रेट के पास, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट ही बेसिकली इंटेंशनली उसने हाइड किया उन चीजों को, उस डिजाइन को हाइड किया। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन था कि उसके हाइड करने से उस बात को, जो कमीशन ऑफ द ऑफेंस है, वो सक्सेसफुली हो पाएगा। ठीक है, तो इस केस को लिख लो, राइट दिस केस, शौकत हुसैन गुरु केस। शौकत हुसैन गुरु केस, इसमें लिख लो पार्लियामेंट अटैक केस, पार्लियामेंट अटैक केस। ऐसे इसमें लिखो, इन दिस केस शौकत हुसैन गुरु was convicted in connection with 13 December 2001 Parliament attack case. In connection with 13 December 2001 Parliament attack case. ठीक है, full stop. Originally charged with major offences including waging war. Originally he was charged with major offences including waging war. Full stop. His argument was that he must not specifically, his argument was that he must not specifically be charged under section 123 of IPC. ठीक है, full stop. He stated that conviction under this section, he stated that conviction under this section, ये मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखना है. He stated that conviction under this section violated his natural, या violated the provisions of natural justice. Natural justice के सबसे बड़ा provision क्या है? Right to be heard. ठीक है, and he was not given the right to defend himself. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई 2007 में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कन्विक्शन फॉर लेसर ऑफेंस, conviction for lesser offense इसको ना एक्चुअली अफजल के प्लान की नॉलेज थी. अफजल गुरु ने जो अटैक किया था, ठीक है, अफजल गुरु के प्लान की कंप्लीट नॉलेज थी शौकत हुसैन को. ठीक है, इसको सारा पता था उसके प्लान के बारे में, और इसने जानबूझ करके अथॉरिटीज को जो है वो नहीं बताया. ठीक है, और इसने ओमिशन किया टू फैसिलिटेट द वेजिंग ऑफ वॉर. ठीक है, तो इसको इसीलिए जो है उस टाइम पे सेक्शन 123 ऑफ आईपीसी में कन्विक्ट किया गया. ठीक है, ऐसे लिखो, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट conviction for lesser offense is permissible even if not separately charged. ठीक है, even if not separately charged. ठीक है,
बार बार कोर्ट में जाकर के कह रहा था कि सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी के अंडर जो है, क्योंकि 39 ऑफ सीआरपीसी के अंडर ये भी लिखा हुआ है ना कि रीजनेबल, मतलब अगर आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है तो, और उस रीजनेबल एक्सक्यूज के हेल्प से अगर आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, अबाउट द डिजाइन ऑफ वेजिंग द वॉर, तो उस केस में अगर आप रीजनेबल एक्सक्यूज अगर आपके पास था और आपने नहीं इन्फॉर्म किया तो आपको जो है वो छूट दी जा सकती है। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी के अंडर रीजनेबल एक्सक्यूज की बात है, बट यू वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, देयर वर नो रीजनेबल एक्सक्यूज इन द हैंड्स ऑफ शौकत हुसैन, ठीक है, और शौकत हुसैन को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ही हैड द टाइम, ही हैड द फैसिलिटीज, ही कुड हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लान्स ऑफ अफजल गुरु, ठीक है, तो वो बता सकता था, ठीक है। तो अभी जो है ये हो गया सेक्शन। नाउ कम टू सेक्शन 151 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 151 ऑफ बीएनएस। 151 उस स्लाइड में था क्या? नहीं, चलो एक काम करो, थोड़ा सा ना गैप छोड़ देना वहां पर फॉर राइटिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन एग्जैक्टली, ठीक है, उसको आप अपने आप लिख लेना बाद में। तो इसमें अब सेक्शन 151 ऑफ बीएनएस में लिखो, असॉल्टिंग assaulting president or governor with intent to compel or restrain exercise of lawful power, ठीक है, this is section 151 of BNS, okay। So now talking about this section, ये section किसके बारे में बात करता है? So let us understand this first. So this section first talks about एक तो president of India के बारे में, who is the हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या फिर बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जो स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, तो उन गवर्नर्स के बारे में बात करता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि असॉल्टिंग, तो किसी भी टाइप का असॉल्ट करना, इट मस्ट नेसेसरीली नॉट बी द फिजिकल असॉल्ट, तो किसी भी टाइप का असॉल्ट करना किसके अगेंस्ट, इधर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या फिर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स के अगेंस्ट, विद व्हाट, विद द इंटेंशन, किस तरीके का इंटेंशन, इंटेंशन टू ईदर कंपेल, ये है पॉजिटिव, और टू रिस्ट्रेन, ये है नेगेटिव, या तो कंपेल करना कि हमारी बात मान करके ये काम करो, करना होगा आपको, और या फिर रिस्ट्रेन करना मतलब नेगेटिवली किसी काम को करने से रोकना, इन द एक्सरसाइज ऑफ व्हाट, हिज लॉफुल पावर, जो उनकी लॉफुल पावर होगी उस लॉफुल पावर के एक्सरसाइज को करने की। मतलब दिस सेक्शन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल वर्क दैट इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द और द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर अपनी किसी लीगल काम को कर रहे हैं जिसके लिए वो लॉफुली जो है ऑथराइज्ड है करने के लिए, तो किसी लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटी को करने से अगर कोई इंसान
रोकता है या जबरदस्ती करवाता है गवर्नर से या प्रेसिडेंट से, बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग असॉल्ट, और साथ में उस इंसान का इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इज बेसिकली टू डू और टू refrain और बेसिकली टू कंपेल द प्रेसिडेंट और द गवर्नर टू डू सम ड्यूटीज, ठीक है, तो कुछ काम को करने के लिए। तो ऐसे केस में जो है इस सेक्शन को अप्लाई किया जाएगा। थोड़ी जगह को छोड़ दो, और ये 1860 के ओरिजिनल आईपीसी 1860 में मेंशन था अंडर सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, अंडर सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो इसमें लिखो सेक्शन 151 प्रोटेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, सेक्शन 141 protects the president of India, or the governor of state, or या of ऐसे लिखो the governor of any state, or the governor of any state from, ऐसे पहला लिखो from assault, ठीक है। तो पहली बात तो कोई असॉल्ट नहीं कर सकता इन्हें, या फिर wrongful कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकता, जान पूछ करके इन्हें बंदी बना के नहीं रख सकता, या फिर कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता इन्हें रोकने, रिस्ट्रेन करने का भी कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, या फिर इन्हें ओवर ऑ भी नहीं किया जा सकता। ओवर ऑ मतलब थ्रेटन, किसके हेल्प से थ्रेटन नहीं कर सकता, या तो क्रिमिनल फोर्स से, या फिर बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। या तो क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, या फिर क्रिमिनल फोर्स के शो से कोई इनको ओवर ऑ, दैट मीन्स थ्रेटन नहीं कर सकता। क्या लिखा, फ्रॉम असॉल्ट, wrongful confinement, attempt to restrain, और ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और बाय द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ऐसे लिखो कॉमा डाल के, when done with an intention, या when done with a specific intention, स्पेसिफिक है, कॉमा when done with a specific intention to induce, to induce or compel them, to induce or compel them to exercise or refrain from exercising their lawful power, exercise or refrain from exercising their lawful power। ऐसे एक नोट डाल के लिख लो, इसका मतलब ये है कि ये तो आएंगे कैटेगरीज ऑफ असॉल्ट में, तो दैट मीन्स असॉल्ट के साथ लेकिन क्या होना चाहिए, इंटेंट बहुत जरूरी है। असॉल्ट के साथ में इंटेंट होना चाहिए, और इंटेंट इस केस में क्या होना चाहिए, या तो जबरदस्ती कंपेल करना, इंड्यूस करना, या तो रुकने के लिए, किसी कोई लॉफुल पावर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेसिडेंट, किसी बिल पर एसेंट दे रहे हैं, किसी जो है अभी बिल पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा से, उसको साइन कर रहे हैं, वो एक लॉफुल पावर है उनकी। अब मान लो कोई बैरिकेड करके प्रेसिडेंट के
स्टेट के सामने कोई बैरिकेड करके खड़ा हो जाए, कई सारे लोग एक साथ आर्म लेकर के खड़े हो जाए बैरिकेडिंग करके कि वी विल नॉट अलाउ द प्रेसिडेंट टू गो इनसाइड द राष्ट्रपति भवन टू स्टॉप हिम फ्रॉम साइनिंग दैट बिल, फ्रॉम गिविंग द एसेंट टू दैट बिल। तो इन दैट केस, क्योंकि वो लॉफुल पावर है प्रेसिडेंट की उस बिल पर एसेंट देना, और वो लॉफुल पावर की एक्सरसाइज को रोका जा रहा है, तो उस केस में जो है इस सेक्शन को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, मियर असॉल्ट इज नॉट सफिशिएंट, कॉमा स्पेसिफिक इंटेंट इज क्रूशियल। बेयर एक्ट में तो इनिशियली लिखी होगी, बिकॉज जब आप लिखोगे बेयर एक्ट तो आपको पता लग जाएगा, इनिशियली इसमें 7 साल की सजा होती है प्लस फाइन होता है। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट में आगे धीरे धीरे करके लिखेंगे, तो लास्ट में पनिशमेंट भी लिखेंगे। ठीक है, तो हियर जस्ट राइट वन थिंग। एक तो पहले ऐसा लिख लो कुछ मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ऐसे लिख लो, मीनिंग ऑफ following expressions under section 151 of BNS। ठीक है, तो इसमें लिखो, पहला ऐसे लिख लो, असॉल्ट का मतलब क्या है। असॉल्ट का ऐसे मतलब लिखो, राइट द मीनिंग ऑफ असॉल्ट। assault as defined in general criminal law, assault as defined in general criminal law means gesture, इसका मतलब है या तो कोई जेस्चर या प्रिपरेशन, मीन्स जेस्चर और प्रिपरेशन causing apprehension of criminal force। या तो कोई ऐसा जेस्चर बनाना या कोई ऐसी प्रिपरेशन करनी जिससे सामने वाले को क्रिमिनल फोर्स का एप्रीहेंशन हो जाए, सामने वाले को क्रिमिनल फोर्स आप यूज करने वाले हो इसका डर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज असॉल्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं असॉल्ट। अभी ऐसे बी लिखो। ठीक है, अभी आपने ए में असॉल्ट लिख रहे हो, नाउ बी में लिखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है। देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है, ऐसे देखो, प्रिवेंटिंग अ पर्सन, एक किसी भी सही चीज को करने से रोकना या किसी सही डायरेक्शन में जाने से रोकने को इंसान को क्या बोलेंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। सो राइट, प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन, preventing a person from proceeding in a direction in which they have a right to proceed, in which they have a right to proceed। जैसे प्रेसिडेंट को राइट है कि वो अपने राष्ट्रपति भवन में जा करके और अपना काम कर सकते हैं ऑफिशियल ड्यूटी को, तो अगर उनको उस ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोका जाए, ठीक है, उसको कहेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना। राइटफुल ड्यूटी को, राइटफुल काम को करने से रोकने को कहेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, और एक तीसरे एक्सप्रेशन को भी समझा दो, ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स।
overawe by criminal force, ठीक है। इसका तो मतलब आपको पता है थ्रेटन करना, डर क्रिएट करना, ठीक है, टू क्रिएट फियर। ओके, सो इसमें लिखो इट मींस क्रिएटिंग फियर थ्रू actual force, creating fear through actual force or threatened force, creating fear through actual force or threatened force with the intention of influencing the official actions, ठीक है, with the fear of influencing the official actions, ठीक है। देखो इसका एक थोड़ा अलग बेसिस है इस प्रोविजन को, बिकॉज हम ये मानते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि ये जो ऑफिसेज हैं, दीज आर बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, and in these offices those people who hold these offices must discharge their duty, they must discharge duty freely, or what expression we use is without any fear or favor, ठीक है। तो ये जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में बिना किसी डर के जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी है वो होना चाहिए। इन ऑफिसेज में जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के मन के अंदर कोई डर अगर रहेगा तो दैट विल डायरेक्टली इंपैक्ट द इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। those institutions will not be, they will not remain stable, ठीक है। ऐसे में वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गवर्नेंस अगर इनस्टेबल हुई तो इससे पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पर इंपैक्ट पड़ेगा, और इससे क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिपेंडेंटली कभी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो दैट इज द मेन रीजन व्हाई दिस इज बेसिकली इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्रिमिनलाइज किया गया है ऐसे काम को करना, बिकॉज अगर ऐसा काम होगा तो उससे देश के ऑल ओवर गवर्नेंस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन करके लिखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग, ऐसे लिखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग सेक्शन 151 ऑफ बीएनएस। क्या ऑब्जेक्ट है इस सेक्शन को इंक्लूड करने का? तो राइट, this section is based on an important constitutional principle. This section is based on an important constitutional principle that high constitutional authorities must discharge functions। जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनको अपना फंक्शन डिस्चार्ज करना चाहिए, मस्ट डिस्चार्ज फंक्शंस फ्री फ्रॉम फियर, कॉमा, इंटिमिडेशन और कोअर्जन। फुल स्टॉप। ऐसे लिख लो, दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स the institutional stability, this section protects the institutional stability, comma, constitutional governance,
and executive independence. ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात है, ठीक है, दिस इज, आप इस सेक्शन को गलती नहीं करना ये सोचने की कि दिस इज सम वॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सनल इम्यूनिटी. दिस सेक्शन इज नॉट एट ऑल अ पर्सनल इम्यूनिटी. ये सेक्शन किसी भी कीमत पे अपने पर्सनल एक्शन से लेके प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है. इस सेक्शन में जो प्रोटेक्शन मिली है वो इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल और द लीगल ड्यूटी ही दी गई है. ठीक है, ऐसे लिखो इस बात को, दिस सेक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट. दिस सेक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट. प्रोटेक्शन extends only when protection extends only when the president or governor, the protection extends only when the president or governor is discharging the official functions, is discharging the official functions. ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखो. सर हाँ जी, एक क्वेश्चन था यस. कि सर मेनली फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की इनहेरेंट पावर ही है जो उन्हें पोस्ट के साथ मिली थी. हाँ बिल्कुल, दिस पावर इज नॉट गिवन टू अ पर्सन एज सच, है ना, ऑब्वियसली. तो ये जो पावर है ये किसी इंसान को नहीं बट उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को दी गई है. एंड whosoever holds that constitutional office by the virtue of holding that office they get this power, that's it. ठीक है, और rather than calling this as a power, call it as a immunity. they are immune, है ना. तो यही है बात, चलो लिखो. it does not give personal immunity from ordinary offenses, does not gives personal immunity from ordinary offenses unrelated to official acts, unrelated to official acts. ऐसे ये भी लिख लो, दिस, ये फंक्शन से रिलेटेड है, ऐसे लिखो, दिस प्रोटेक्शन इज फंक्शनल कॉमा नॉट पर्सनल. ऐसे इसमें लिख लो कि व्हाट इज द पनिशमेंट, व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 151 ऑफ बीएनएस. इसमें पनिशमेंट क्या है? तो राइट, imprisonment up to imprisonment up to 7 years and fine. इस प्रोविजन में एक इलस्ट्रेशन भी लिखो तो ज्यादा बेटर है. राइट वन इलस्ट्रेशन, राइट, एक इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल लिख लो. ठीक है, a group physically blocks the governor from entering Raj Bhavan.
A group physically blocks the governor from entering Raj Bhavan, demanding assent to a bill. Demanding assent to a bill. Demanding assent to a bill. फुल स्टॉप डाल के लिखो. If done with the intent to compel the exercise of the power by the governor, if intent to compel the exercise of the power by the governor. सर आप रिपीट कर सकते हो ये लाइन? A group physically blocks the governor from entering Raj Bhavan, demanding the assent to a bill. उसमें लिखो if done with intent to compel the exercise of power, comma section 151 will be attracted. ऐसे केस में सेक्शन 151 को अट्रैक्ट किया जाएगा इस केस में. ठीक है. एक और लेकिन अपोजिट एग्जांपल लिख लो. पर्सन शाउट स्लोगन्स आउटसाइड द प्रेसिडेंट्स रेसिडेंस. एक इंसान जो है प्रेसिडेंट के रेसिडेंस के बाहर जाकर के स्लोगन्स शाउट कर रहा है. उसमें लिखो नो क्रिमिनल फोर्स अंडर सेक्शन 151 विल बी अट्रैक्टेड. No criminal force under section 151 will be attracted. ठीक है. अब आ जाओ सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस पे. इसमें हेडिंग डाल दो. यहाँ भी यार वो बेयर एक्ट नहीं लिखा है. आज बेयर एक्ट लाया भी नहीं. लेट्स सी, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. देखो इसमें क्या लिखा है. लेट मी फर्स्ट रीड आउट द बेयर एक्ट अंडर दिस. ठीक है. इसमें लिखा हुआ है हु एवर, दैट मीन्स कोई भी या जो भी, कोई इंडियन है, कोई फॉरेन का कोई इंसान है, फॉरेन नेशनल है. ठीक है. पर्पसली, किसी पर्पस के साथ, या फिर और नोइंगली, जानबूझकर, पता है उसको, ही हैज द नॉलेज. ठीक है. बाई वर्ड्स, या तो कुछ ऐसा बोलकर, देखो लिखते जाएंगे. ठीक है. इंसान या तो बाई वर्ड्स, ठीक है, या तो वो वर्ड स्पोकन है, बोल करके या लिखे हुए हैं, या फिर बाई किसी साइन से. ठीक है. बाई सम साइन, और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन. कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई फोटो बना के, कोई कैरिकेचर बना के, कुछ भी बना के. ठीक है. बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाई यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स. किसी भी तरीके से, या तो फाइनेंशियल मीन्स से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, और अदरवाइज एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट. या तो वो एक्साइट करता है, बढ़ावा देता है, या फिर इवन अटेम्प्ट करता है. ठीक है. इवन अटेम्प्ट टू एक्साइट सक्सेशन सेसेशन. क्या किसी भी सेसेशन को, मतलब सेसेशन मतलब होता है यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर जाना. ठीक है. सेसेशन मतलब अलग करना. ठीक है. सेसेशन और आर्म्ड रेबेलियन. ठीक है. किसी भी आर्म्ड रेबेलियन या सेसेशन को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है, या तो बोल के, या लिख के, या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, किसी भी मीन्स के थ्रू, या तो आर्म्ड रेबेलियन को, या किसी भी सबवर्सिव एक्टिविटीज को. ठीक है. या किसी भी सबवर्सिव एक्टिविटीज को, या देश से सेसेशन को क्या कर रहा है, या तो एक्साइट कर रहा है,
या इवन अटेम्प्ट कर रहा है एक्साइट करने के लिए, या फिर किसी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को एनकरेज कर रहा है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज को एनकरेज कर रहा है जो एक्टिविटीज देश से सेपरेट होने की डिमांड करें, ठीक है, या फिर देश की सोवेनिटी, यूनिटी या इंटेग्रिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहा है या ऐसे किसी भी एक्ट को कमिट कर रहा है, तो ऐसे केस में उस इंसान को जो पनिशमेंट दी जाएगी दैट विल बी द पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और imprisonment which may extend up to 7 years plus fine, ठीक है, बात आई समझ। तो ये जो अभी ऑल्दो व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड तो इसको हम और पढ़ेंगे अच्छे से, अभी देखेंगे, तो इसमें 7 साल तक की जो है वो सजा दी गई है, ठीक है। तो ये दिस प्रोविजन वाज बेसिकली अर्लियर मेंशन्ड इन आईपीसी अंडर सेक्शन 124 ए, ठीक है, लेकिन 124 ए से लेकर के सेक्शन 152 बीएनएस के बनने तक बहुत कुछ चेंज हुआ है। अर्लियर इट वाज कंप्लीटली अ कॉलोनियल एक्ट जिसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए लिखा गया था, उसमें और अभी वाले बीएनएस के सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, ठीक है। जैसे पहले जो है वर्ड यूज किया गया था डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि कोई अगर गवर्नमेंट से डिससैटिस्फैक्शन शो करता है उसको भी जो है वो सेक्शन 124 ए लगाया जाता था, बट इन दिस सेक्शन 152 डिससैटिस्फैक्शन नहीं, the major focus is on protecting the sovereignty, integrity and unity of the country। पहले क्या था, पहले हेट्रेड, कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन जैसे वर्ड्स यूज किए गए थे, बट यहाँ पर वह ऐसे सारे वर्ड्स को रिमूव कर दिया गया है, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं। पहले जो है कॉलोनियल था ये और इसको बहुत मिसयूज किया जाता था, बट नाउ इसको रीडिजाइन करके केवल टारगेट किया गया है उन आर्म्ड रेबेलियंस के अगेंस्ट, केवल टारगेट किया गया है उन सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स के अगेंस्ट जो कि देश के अंदर सेसेशन कराने की कोशिश करते हैं, देश में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को पैदा करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ दिस सेक्शन इज टारगेटेड अगेंस्ट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। आ रही है बात समझ में। तो इसका पहले जो मेन फोकस था इस सेक्शन 124 का वो था बेसिकली राजद्रोह। तो अर्लियर द मेन फोकस वाज ऑन राजद्रोह, दैट मींस जो राज में है, जो गवर्नमेंट है उससे अफेक्शन डिसअफेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन दिखाना, लेकिन अब जो है वो देशद्रोह पर फोकस है। बट नाउ द मेजर एम्फेसिस इज ऑन देशद्रोह, पहले राजद्रोह, नाउ देशद्रोह। बात आ रही है समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मेन थिंग इज, इसमें लिखो, इसमें इसका थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको और इजी लैंग्वेज में स्टैट्यूट को लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इफ ही, अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इफ ही पर्पसली और नोइंगली, दोनों वर्ड्स को अच्छे से लिखना, इफ ही पर्पसली और स्पेलिंग सही है, नोइंगली, एन के नो डब्ल्यू, knowingly, purposely or knowingly with a particular purpose, जैसा कि to inculcate separatist tendencies, to basically upsurge the secessionist movements, ठीक है। so purposely or knowingly excites or attempt to excite or attempt to excite, में ऐसे लिखो, excites or even attempt to excite
टू एक्साइट सेसेशन, या तो सेसेशन को अटेम्प्ट करना या एक्साइट करना, ठीक है, या फिर आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, और या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज को, ठीक है। ऐसे फुल स्टॉप डाल के यहाँ लिखना फिर, राइट। encourages feeling of separatist activities, encourages feeling of separatist activities, comma, endangers sovereignty, comma, unity and integrity of India, full stop, indulges in or commit any such act, या तो indulge होना या commit करना, या तो ऐसी ऑलरेडी हो रही ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, या फिर ऐसी एक्टिविटीज को खुद से कमिट करना, इंडल्जेस और कमिट एनी सच एक्ट थ्रो, कैसे, थ्रो, तो ऐसे लिखो, थ्रो, स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, साइंस, या तो विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मीन्स, अदरवाइज, इसको बना लो। इसमें आपको सब तो समझ में आ गया होगा, या तो जैसे कोई रिटन वर्ड से लिख करके कुछ किसी साइन को बना के, किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस कि कोई कैरिकेचर, कोई फोटो, कोई इमेज, समथिंग लाइक दैट बना के, साथ में या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, जैसे जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी मीन्स से, या फिर किसी फाइनेंशियल मीन्स से। फाइनेंशियल मीन्स थोड़ा एक टर्म है, इसको यूं समझो, या तो कोई पैसा दे के, ठीक है, जैसे आप यही सब काम कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, इंडेंजर कर रहे हो, किसी को फंडिंग देके, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, ठीक है, और साथ में या फिर किसी भी और तरीके से और अदरवाइज, ठीक है,
तो उस केस को क्या कहा जाएगा, उस केस में आपको जो आपके ऊपर जो है वन सेक्शन 152 इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिख लो। ठीक है, सो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है तो दैट इज एक्टस रियस। मतलब वो इंसान क्या कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, और एक्टस रियस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एनी प्रोहिबिटेड एक्ट। पहला इंग्रेडिएंट लिखो एक्टस रियस ब्रैकेट में प्रोहिबिटेड एक्ट। ठीक है, शुड बी द प्रोहिबिटेड एक्ट। तो ऐसे लिख लो, एक्साइटमेंट ऑफ सक्सेशन और आर्म्ड रेबेलियन और सबवर्सिव एक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। Any of such act can be there. Okay, ऐसे इवन इसी में लिख लो एक और पॉइंट कि एनकरेजमेंट ऑफ सेपरेटिज्म, या तो कोई सेपरेटिज्म को एनकरेज किया जा रहा हो। ठीक है, एनकरेजमेंट ऑफ सेपरेटिज्म, या तो एक और पॉइंट लिख लो कि एंडेंजरिंग यूनिटी और सोवेनिटी। ठीक है, एंडेंजरिंग यूनिटी और सोवेनिटी। ठीक है, या तो सोवेनिटी और यूनिटी को एंडेंजर करना। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो एक्टस रियस क्योंकि ज्यादा इसमें एम्फेसिस है तो फर्स्ट ये लिखवाया, नाउ मेंस रिया भी लिख लो। मेंस रिया, तो इसमें दो चीजें हैं, ऐसे लिखो मेंस रिया मस्ट बी ईदर पर्पसिवली और नोइंगली, या तो जानबूझ के विद सम पर्पस हो, या फिर पता हो, नॉलेज है। ठीक है, और नोइंगली। ठीक है, लिख लो मियर नेग्लिजेंस इज इनसफिशिएंट। नेग्लिजेंस में अगर कोई काम हो जाए तो फिर इस सेक्शन को इंपोज करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, शुड बी पर्पसिवली और नोइंगली। ठीक है, जानबूझ के। तो ऐसे एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द की चेंजेस इन सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस फ्रॉम सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी। ठीक है, व्हाट आर द की चेंजेस फ्रॉम सेक्शन 1 या इन सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस फ्रॉम सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी। ठीक है, देखो जो सबसे पहला और जो सबसे मेजर चेंज है तो ऐसे लिख लो, रिमूवल ऑफ डिसअफेक्शन। रिमूवल ऑफ डिसअफेक्शन। ठीक है, डिसअफेक्शन वर्ड को रिमूव कर दिया गया है। पहले हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन ऐसे कुछ वर्ड्स जो है वो लिखे हुए थे, जिनका मतलब पहले ये हुआ करता था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई अगर डिसअफेक्शन दिखा रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई कंटेम्प्ट कर रहा है या कोई हेट्रेड दिखा रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अब उस चीज को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो राइट दिस थिंग कि सेक्शन 124 ए punished, सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी punished bringing the government into hatred or contempt.
bringing the government into hatred or contempt. ठीक है, और इवन एक्साइटिंग डिसअफेक्शन, एक्साइटिंग डिसअफेक्शन का भी जो है उसको भी पनिश किया जाता था पहले, ठीक है। ऐसे लिख लो, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस रिमूव्स हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन। मेजर फोकस क्या है, ऐसे लिख लो, फोकस ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। पहले जो एंटी गवर्नमेंट रेटोरिक था ना, वो अब हटा दिया गया है, ठीक है। अर्लियर देयर वाज एंटी गवर्नमेंट रेटोरिक, दैट यू, इफ यू आर बीइंग एंटी गवर्नमेंट, देन दैट रेटोरिक वाज बेसिकली बीइंग पनिश्ड, ठीक है। अभी क्या कर दिया गया है, ऐसे लिख लो, नाउ द एम्फेसिस इज ऑन, नाउ द एम्फेसिस इज ऑन now the emphasis is on secession, secession, armed rebellion, secession, armed rebellion, subversive activity, और separatist encouragement, और separatist encouragement। ठीक है, ऐसे लिख लो, thus mere anti government rhetoric is now removed। देखो, अब यहाँ पर बैलेंस करने की बहुत जरूरत है इस एक्ट में, बिकॉज एक साइड तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास में फ्री स्पीच है, and even constitution also under article 19 clause 1 subclause a that deals with the freedom of speech, okay, and even so on one hand I would say, देखो, on one hand article 19 clause 1 subclause a that gives you freedom of speech, but at the same time, so first thing is this, but at the same time article 19 clause 2, okay, article 19 clause 2 basically talks about protecting the sovereignty and integrity of India. So on one hand if absolute freedom of speech is given to someone, तो उस केस में तो फिर वो बोलेंगे हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। बट इन आर्टिकल 19 clause 2 it is specifically mentioned कि नहीं, this freedom of speech and expression is not absolute. You cannot say the thing that threatens the sovereignty and integrity of the country. So that means ये इस सेक्शन को उन दोनों चीजों को भी बैलेंस करना है। हर चीज को अगर जो भी चीज कही जाए, हर चीज को अगर, या मान के चलो कोई चीज एंटी गवर्नमेंट है, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बट हर चीज को टू सेफगार्ड ऑन द clause of article 19 clause 2,
या फिर अंडर सेक्शन 152 पनिश नहीं किया जा सकता है, बट हर चीज को अलाउ भी नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स। दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख लो, अंडर दिस क्वेश्चन डाल के लिखो, हाउ इज फ्रीडम ऑफ स्पीच सेफ गार्डेड अंडर सेक्शन 152। तो यहां पर ये बात स्पेसिफिकली सेक्शन 152 में ही मेंशन्ड है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्लॉज में, कि यहां दो तीन बातें दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, या फिर इनसाइट इंसाइट नहीं हो रही है, कोई सेसेशन या फिर रेबेलियन, कोई इंसाइट नहीं हो रहा है, और साथ में कोई भी वायलेंट डिसऑर्डर को जो है एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, और साथ में ये क्या है, क्रिटिसिज्म है ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, तो इस केस में सेक्शन 152 विल नॉट बी इन्वोक्ड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, उस केस में जो है इस सेक्शन को इन्वोक नहीं किया जाएगा। सो लिखो इसमें, दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स disapprobation this section protects disapprobation of government measures through lawful means। डिसअप्रोबेशन में लिख लो ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है जैसे बहुत कंडेमनेशन टाइप ऑफ चीज है ना, कंडेम करना, तो लिख लो कंडेमनेशन। ठीक है, तो ऐसे लिखो फुल स्टॉप, थिंग्स लाइक थिंग्स लाइक, या ऐसे स्पीचेस लाइक, या फिर स्पीचेस लाइक मत लिखो, स्पीचेस फॉर द क्रिटिसिज्म of the policy of government which does not gives incitement to secession or rebellion and does not encourages violent disorder and does not encourages violent disorder are not treated as offenses under section 152 of BNS। ठीक है, तो एक केदारनाथ सिंह का केस था, ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये केस भी लिख लो।
62। तो 1962 इस केस में जो सेडिशन, पहले अर्लियर इन सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी देयर वाज द वर्ड सेडिशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि सेडिशन को इस केस में तभी अपहेल्ड किया गया था जब दो फैक्टर्स थे। पहली बात तो वो सेडिशन, इसमें बताया गया था कि सेडिशन यहाँ अपहेल्ड इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज देयर आर टू फैक्टर्स, ठीक है। तो वो दो फैक्टर हैं कि इसमें या तो एक तो टेंडेंसी है टू क्रिएट द पब्लिक डिसऑर्डर, एंड दूसरी टेंडेंसी इसमें ये है टू इंसाइट वायलेंस, ठीक है। सो उसके बाद से दीज टू प्रिंसिपल्स बिकेम द बेसिस कि हाँ तभी ऐसे जो है सेक्शंस को इन्वोक तभी किया जाएगा जब या तो उनमें टेंडेंसी है कि वो पब्लिक डिसऑर्डर को कॉज कर सके या फिर वायलेंस को इंसाइट कर सके, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, इन दिस केस सेडिशन वाज अपहेल्ड ओनली व्हेन, इन दिस केस सेडिशन वाज अपहेल्ड ओनली व्हेन only when there was incitement to violence, only when there was incitement to violence, only when there was incitement to violence or tendency to create public disorder, or tendency to create public disorder. और यहाँ ना कुछ वर्ड्स के मतलब को लिख लो जैसे फटाफट से ना। इसमें जैसे सेसेशन का मतलब लिखो पहले तो। सेसेशन का मतलब लिखो, अटेम्प्ट टू ब्रेक अवे पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द यूनियन, किसी देश के किसी पार्ट को अलग करना, अटेम्प्ट टू ब्रेक अवे पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द यूनियन। मैंने रखा है। कैमरा कब से ऑफ था मैं? हाँ, कैमरा मेरा कब से ऑफ था? जब वो केस लिखा रहे थे केदारनाथ से आवाज कट रही है यार, वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। लिखना एक बार टाइप करना उसमें। चलो तब तो कोई वो नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, 13 पे हुआ है, ओके ऑल राइट।
सो ऐसे लिख लो सेसेशन। सेसेशन क्या है? Them to part away part of India from the Union. Okay. अभी सेकेंड वर्ड आर्म्ड रेबेलियन लिखो, राइट? व्हाट इज आर्म्ड रेबेलियन? देखो आर्म्ड रेबेलियन में दो चीजें हैं, एक तो वायलेंट ऑर्गेनाइज्ड जो है वो होना चाहिए, और दूसरा इट मस्ट बी टारगेटेड अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, तो एक तो पहली बात, कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट अगर कोई एक मूवमेंट हो रहा है जो कि टारगेट है जिसका अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटी, तो लिख लो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट अपराइजिंग टारगेटेड अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, अब ऐसे ही लिख लो सबवर्सिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? सबवर्सिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? लिखो ऐसी एक्टिविटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस या स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करने के लिए हो एक्टिविटीज। All those activities will be categorized as subversive activities. So, right, activities intended to undermine the constitutional authority or stability. Activities intended to undermine constitutional authority or stability. ठीक है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज का भी लिख ही लो क्या होती हैं फिर, राइट? फॉर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज ऑल्सो, जो कि देश कोई भी डिवाइड करने के लिए हो। ठीक है, सेसेशनिस्ट और सेपरेटिस्ट में यही है कि सेसेशनिस्ट तो स्पेसिफिकली इंडिया के किसी पार्ट को अलग करने के लिए होती हैं, बट सेपरेटिस्ट होती हैं देश में टेरिटोरियल किसी भी डिवीजन को क्रिएट करने के लिए। सो ऐसे लिखो एनकरेजिंग डिवीजन ऑफ टेरिटरी और सोवेरेनिटी। ऐसे लिख लो व्हाट इज द पनिशमेंट इन दिस? पनिशमेंट क्या है इसमें? ऐसे केस में क्या पनिशमेंट दी जाएगी? राइट, पनिशमेंट इन दिस imprisonment of life और imprisonment up to 7 years। ठीक है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और या फिर 7 साल तक की सजा एंड फाइन। तो अब अगले पे आ जाओ। सेक्शन 153। में लिखो waging war against government of any foreign state
तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर अर्लियर अगर बात करें तो दिस वाज सेक्शन 125 ऑफ आईपीसी, और सेक्शन 125 से बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं इसमें, ठीक है। सेक्शन 153 में सेक्शंस में चेंजेस कैसे हैं, जो पहले सेक्शन 125 था, तो देखो, हाँ, पहले बात करते हैं कि ये बात किस बारे में करता है। इसके एक बार बेयर एक्ट को रीड आउट कर देता हूँ, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। इट सेज हुएवर, कोई भी, अगर देखो इन प्लेन डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो भी देश हमारे देश के साथ में पीसफुल रिलेशन में है, कि एट पीस, नॉट पीसफुल रिलेशन, रिलेशन कैसे भी हो, बट एट पीस है, अभी शांति है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है, तो इन दैट केस अगर जो कोई देश है, सो हुएवर वेजेस वॉर, अगर कोई भी ऐसे देश के अगेंस्ट अगर वेज वॉर करता है इंडिया से, ठीक है, वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और या फिर इवन अटेम्प्ट करता है ऐसी वॉर को वेज करने का, या इवन अबेट करता है ऐसी वॉर को वेज करने के लिए अगेंस्ट एनी ऑफ द फॉरेन स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट, जो कि अभी एट पीस है इंडिया के साथ में, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और ऑफ लाइफ, ठीक है, टू विच फाइन मे ऑल्सो बी एड, ठीक है, जिसमें फाइन भी जो है वो ऐड किया जा सकता है, या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, या फिर अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं भी दी जाती है तो कंडीशंस को देखते हुए 7 साल तक की सजा भी दी जा सकती है, ठीक है, जिसमें भी फाइन को ऐड किया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये है इसमें। तो अभी अगर हम बात करें तो इसमें देखो पहले क्या था, तो पहले लेजिस्लेटिव इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम अगर देखें तो इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि पहले इसमें जो एनी फॉरेन स्टेट जो वर्ड लिखा हुआ है ना, उस एनी फॉरेन स्टेट वर्ड की जगह अर्लियर इट वाज रिटन एनी एशियाटिक पावर, मतलब एशिया में उस समय किसी भी पावर के अगेंस्ट अगर जो है वो कोई इंडियन करता है कुछ, तो एशियाटिक पावर था पहले लिखा हुआ इसमें, ठीक है, एशियाटिक पावर, और वो भी इन अलायंस लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस में कोई भी अगर एशियाटिक पावर है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी अगर इंडिया से बैठ के और बाहर किसी उस ऐसी एशियाटिक पावर के लिए अगर वॉर वेज करता है, या अटेम्प्ट करता है वॉर वेज करने का, या अबेट करता है वेजिंग द वॉर, उस केस में उसको जो है पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यू लॉ में, तो कोई भी जो ये वर्ड था, ठीक है, कि एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस, तो उसको हटा करके लिख दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, तो किसी भी फॉरेन की स्टेट की गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर जो है ऐसा किया जाता है इंडियन या किसी भी फॉरेन नेशनल के द्वारा फ्रॉम इंडिया, तो उसको इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी, या 7 years तक की पनिशमेंट दी जाएगी, फाइन मे बी एडेड टू इट, ओके। इसको लिखो इसमें, the older law under section 125 of IPC, older law under section 125 of IPC applied to any Asiatic power, to any Asiatic power in alliance, in alliance और at peace, या तो अलायंस में है या फिर और at peace with the government of India, with the government of India, ठीक है। Full stop. This has been changed in the new law under section 153 of BNS.
where this section applies to government of any foreign state, where this section applies to government of any foreign state at peace with the government of India. ठीक है, तो इस सेक्शन को और अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अंटिल देन आप पढ़ो इसको, इफ एनी डाउट कम्स देन प्लीज डू आस्क मी। सर एक डाउट था इसी में ही सर ये 153 में सपोज जो पर्सन जिसने इंडिया से वॉर वेज करी है जो फॉरेन स्टेट है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस फॉरेन स्टेट के पास राइट है क्या कि उसको ऐसे एक्स्ट्राडाइट करके उसके लॉस के अंडर में पनिश कर पाए? देखो बेसिकली अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का है अभी भी, कि वो इंसान अभी भी इंडिया के अंदर ही है और जस्ट क्योंकि अगर वॉर वेज करी है तो ऑब्वियसली वहां गया होगा, वहां जाने के बाद तो जो है वो हमारा कोई राइट नहीं है, वो उस गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। बट अगर अटेम्प्ट किया है या अबेट किया है, उस केस में बेसिकली इंडिया की ही ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रीट किया जाएगा। हाँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट और बेसिकली वहां की गवर्नमेंट में समझौता हो जाता है, इन केस इंडियन सिटीजन है तब तो इंडिया में ट्रीट किया जाएगा। बट अगर फॉरेन नेशनल है और उस केस में अगर गवर्नमेंट के बीच में अगर समझौता हो जाता है तो एक्सट्राडिट किया जा सकता है, बट एक्सट्राडिशन जो है वो उसी केस में होगी। बट अगर इंडियन नेशनल है तो इंडिया में ही उसको जो है वो ऑलरेडी प्रोविजंस आर देयर एंड वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आर देयर, सो देयर इज नो नीड एक्चुअली टू बेसिकली सेंड द पर्सन टू द अनदर कंट्री। ओके, ठीक है, ओके, तो विल बी डूइंग दिस। तब तक पढ़ो इसको, है ना, फिर पूछना मुझसे कोई और भी डाउट हो तो।